डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे पढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहली बात जान जाइए कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन तभी आएगा जब आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आएगा। अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपको नहीं आ रहा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का, साथ में डिफरेंट इंटीग्रेशन का, तीनों का आप पूरा वीडियो देखिए। अगर आप उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ठीक है, उसमें जो होमवर्क दिया गया है उसको अटेम्प्ट करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर उतना नहीं कर रहे हैं, अगर आप वीडियो को भी केवल देख रहे हैं और उसमें बताए गए बातों को आप याद रख रहे हैं तो आई होप कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, वहां से आपको क्वेश्चन बनेगा। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने में पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 3 टाइप्स का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। जैसे मान लीजिए हमको डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, मैंने उसका सॉल्यूशन किया तो 3 तरह के होंगे। पहला होगा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सीधे सॉल्व कर दिए हो गया, उसको बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। दूसरा होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करिएगा ना तो आपको एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट मिलेगा और आप क्या लिखे हैं, सच जनरल सॉल्यूशन विच कैलकुलेट इन द गिवन पार्टिकुलर कंडीशन। अब जो सॉल्यूशन मिला जनरल सॉल्यूशन उसमें इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होगा। अब आप एक्स और वाई का वैल्यू पुट करके इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यूजिंग गिवन कंडीशन इन क्वेश्चन, उसको आप यूज करेंगे, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का वैल्यू आप जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दीजिएगा तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वही रिजल्ट होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। एक और सॉल्यूशन होता है सिंगुलर सॉल्यूशन, जो बेसिकली आपको पढ़ना नहीं है, मैं इसलिए आपको नाम के लिए बता दिया। आप 2 ही बात ध्यान रखिएगा, जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का कहने का मतलब है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी के फॉर्मेट में रिजल्ट आया तो जनरल सॉल्यूशन। अगर हम जैसे इंटीग्रेशन में सी का वैल्यू निकाल के पुट करते थे ना, उसी तरीके से सी का वैल्यू निकाल कर पुट कर देंगे तो उसको बोलेंगे हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन। उसको मैंने लिखा है कि सच जनरल सॉल्यूशन विच कैलकुलेट इन ए गिवन पार्टिकुलर कंडीशन। कुछ कहेगा एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू पुट करने के लिए तो उसको पार्टिकुलर कहेंगे। अब देखिए, अब हमारे पास पढ़ने के लिए जो टॉपिक मिला वो मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां हम पढ़ रहे थे कि कितने तरह का सॉल्यूशन हो सकता है। अब यहां हम पढ़ेंगे कि कितने तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। तो पहला है आपका वेरिएबल सेपरेशन, दूसरा है सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ होमोजेनियस फंक्शन एंड तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम तीनों पढ़ेंगे, तीनों हमारे बोर्ड के लिए और कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले है वेरिएबल सेपरेशन, तो हम पहले वेरिएबल सेपरेशन को पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ होमोजेनियस फंक्शन, वहां पे हम आपको होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस फंक्शंस के बारे में बताएंगे। उसके बाद आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर फंक्शन, तो यहाँ पे हम आपको लीनियर फंक्शन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, जिसमें पहला मेथड हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल सेपरेशन। तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम लोग पढ़ते हैं। हमको पढ़ना है वेरिएबल सेपरेशन मेथड। इससे जो आपका प्रॉब्लम बनेगा वो एनसीईआरटी का 9.4 बनेगा। आप उसको बना सकते हैं इसके पढ़ने के बाद। अब वेरिएबल सेपरेशन मेथड को पहले समझते हैं हम लोग। जैसे हमको कुछ मिला इस तरह का एक डेरिवेटिव dy बाय dx इज इक्वल टू fx इंटू gy। क्या मिला हमको? तो dy बाई dx इज इक्वल टू fx इंटू gy। ये क्या है? फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, और ये क्या है? इन टर्म्स ऑफ y, और ये क्या है आपका? इन टर्म्स ऑफ x। तो fx जो है फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x है और gy जो है फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y है। हम क्या करेंगे कि dx के साथ fx को भेजेंगे और dy के साथ gy को भेजेंगे। मतलब dy के साथ y का टर्म्स वाले फंक्शन जाएंगे और dx के साथ x वाला। सीधा शब्दों में
x के साथ dx जाएगा, y के साथ dy जाएगा, क्या मिलेगा? तो dy अपॉन gy बराबर क्या मिलेगा? fx इंटू dx। अब इतना एक आपको रिलेशन मिला। अब इसके बाद करेंगे, जब सेपरेट कर देने के बाद लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स और इंटीग्रेट कर देंगे dy अपॉन gy इंटीग्रेशन fx इंटू dx, और जो रिजल्ट आ जाएगा उसी को बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके थ्योरी की एक बात ही थी, थ्योरी की। अब आप समझ गए कि वेरिएबल सेपरेशन में कुछ नहीं करना है, dy के साथ y वाला को भेजना है, dx के साथ x वाले को भेजना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। अब चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम यहाँ पे चल के आपको बताते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है मेरा कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू x अपॉन y। मेरा क्वेश्चन है dy अपॉन dx इज इक्वल टू x अपॉन y। मैंने क्या बताया था आपको कि dx के साथ x को भेजना है, dy के साथ y को। तो अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो y dy बराबर x dx हो जाएगा। और इतना के बाद हम क्या बताया आपको कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करिए, इंटीग्रेटिंग कर दिए बोथ साइड्स। अब यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो यहाँ आपको ब्रह्मा भी आके नहीं समझा पाएंगे। तो y का क्या होगा? y का y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू x का क्या होगा? x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। कौन सा फॉर्मूला? तो x का पावर n का इंटीग्रेशन मैंने पढ़ा, मैं लिख दे रहा हूं x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, यही वाला। अब आपके मन में आया कि सर दोनों साइड इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगाए? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, किसी एक साइड लगा दीजिए, आपका रिजल्ट आ गया। अब देखिए जो रिजल्ट आया किसके टर्म में? c के टर्म में, तो इसको हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। अगर हम c का वैल्यू किसी गिवन कंडीशन, क्वेश्चन में दिया रहता आपको कि पुट करना है x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, तो जैसे ही x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 पुट करिएगा तो c का वैल्यू मिल जाएगा, और c का वैल्यू फिर दोबारा यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, तो उसको बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। फिर से समझना है, x और y का कोई वैल्यू दिया रहेगा जिसको इस रिजल्ट में पुट कर देंगे, या इस रिजल्ट करने का मतलब है कि आपको इंटीग्रेट करने के बाद जो रिजल्ट है उसमें पुट कर देंगे और c का वैल्यू निकालेंगे, और c का वैल्यू फाइनली रिजल्ट में पुट करेंगे तो उसको पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर इतना ही पे छोड़ देंगे तो उसको हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। तो ये एक क्वेश्चन बन गया आपको। वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और बहुत सारा क्वेश्चन करके हम आपको बताते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 1 प्लस वाई नहीं 1 प्लस एक्स करते हैं, 1 प्लस एक्स इंटू वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में मिले, कभी कभी ऐसा भी मिल सकता है। और इस केस में आपको कैसे बनाना है, आप देखिए हमने क्या बताया कि आपको x को dx के साथ भेजना है और y को dy के साथ। देखिए तो dx है, x वाला है, चलिए यहाँ पे x वाला ज्यादा है तो हम इधर भेज देंगे, y है dy है, एक यहाँ पे y वाला तो इसको इधर भेज देंगे। हमको क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में है, dx इज इक्वल टू dy। चलिए dy से पहले लिख देते हैं y माइनस 1 इंटू dy, इधर y मल्टीप्लाई में तो क्या होगा डिवाइड में होगा, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा, dx इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 1 बाई वाई डी वाई। मैंने क्या किया 1 बाई एक्स कर दिया और फिर इसके साथ भेजा तो 1 हो गया, y को y के साथ डिवाइड किया तो 1 और y x के साथ गया तो 1 अपॉन y। क्या मिलेगा आपको dx अपॉन x प्लस dx इज इक्वल टू dy माइनस dy अपॉन y। क्या हो जाएगा log x प्लस x इज इक्वल टू y माइनस log y प्लस c। इंटीग्रेट मैंने कर दिया। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग दोनों साइड नहीं लगाएंगे, किसी एक साइड हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगाएंगे। अब ये जो रिजल्ट आया इसको बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। और ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन इन क्वेश्चन रिगार्डिंग टू एक्स एंड वाई
we put here and then get the value of c, it is called the particular solution. हम यहाँ पे x और y का वैल्यू पुट कर देंगे और c का जो वैल्यू मिलेगा उसको हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन हमको वहां नहीं निकालना। पहले चलिए इधर इसको लेंगे तो मेरा x प्लस वाई, x प्लस वाई, x माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस लॉग x प्लस लॉग y इज इक्वल टू c। यहां तक तो क्लियर होगा। अब देखिए तो अब पढ़ा है कि लॉग जब ऐड में रहता है तो मल्टीप्लाई में जाता है, तो क्या होगा x माइनस वाई प्लस लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू सी। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन? तो यहाँ पे अब ध्यान रखिएगा ऑलवेज dy बाई dx के फॉर्मेट में नहीं होगा और कभी कभी इस फॉर्मेट में भी होगा, तो आपको बनाना होगा। मैंने आपको क्या बताया कहाँ पे बनाना है, आपको NCERT का 9.4 बनाइए, ठीक है। फिर इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एक दो क्वेश्चन और करके आपको बता दूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2y अपॉन 2। ये आपका एक क्वेश्चन हुआ जिसको आपको सॉल्व करना है। मैंने क्या बताया कि x के साथ dx को भेजेंगे, x वाले टर्म्स को dx के साथ, y को dy के साथ। अब देखिए तो dy इधर है और cos स्क्वायर इधर है, dx इधर है, इसके ऊपर में है। अच्छा हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2y इंटू dx अपॉन 2। अब कुछ हद तक क्या होगा कि dx इधर चला गया, अब cos स्क्वायर को इधर भेज लेंगे तो हमको क्या मिलेगा dy अपॉन कॉस स्क्वायर 2y 1 प्लस, देखिए तो क्या होगा dx इधर पहले से 2 है तो 2 इंटू क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर ही मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आया। अच्छा अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कारण कि dy के साथ y चला गया और dx के साथ x चला गया। अभी देखिए तो cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या होगा sec स्क्वायर 2y dy इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। और आपको मैंने पढ़ाया है कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x। अब यहाँ sec स्क्वायर 2y है तो क्या होगा tan 2y। और ये भी मैंने आपको पढ़ाया है कि सब्स्टिट्यूशन आप जितना से मल्टीप्लाई उतना से डिवाइड, और इसको मैंने क्लियर प्रूव करके बताया है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसीलिए तो हम आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो ये आपको बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए आप इंटीग्रेशन का वीडियो देखिए। देखिए तो हमने क्या बताया, सब्स्टिट्यूशन में क्लियर किया था कि आप इसको अगर t मानिएगा तो 1/2 डिवाइड में आएगा ही आएगा। फाइनली 1/2 किसका इंटीग्रेशन है तो tan इनवर्स x प्लस c 1/2 कैंसिल हो जाएगा। आप कहिएगा सर इसमें 2 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर दीजिए ना करिए कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको जो रिजल्ट मिला tan 2y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। बस केवल जब पार्टिकुलर कंडीशन रिजल्ट निकालना रहेगा सॉल्यूशन तो उसमें पहले 2c कर लीजिएगा तब निकालिएगा। इस वीडियो को इस क्वेश्चन को आप पॉज कर लीजिए, देख लीजिए, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं और सारे क्वेश्चन। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि dy बाई dx बराबर e का पावर x प्लस 1 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब हम आपको क्या बताए हुए कि dy के साथ y को भेजना है और dx के साथ x को भेजना है। तो अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू e का पावर x प्लस 1 इंटू dx, और इंटीग्रेशन का साइन दोनों साइड कर दिए, क्या किए dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इसके साथ भेज दिए और ये वाला जो इधर मल्टीप्लाई में इधर आ गया आपको डिवाइड में। अब इसका रिजल्ट आपको पता है कि tan इनवर्स x नहीं y है तो y, और e का पावर x इंटीग्रेट होगा तो e का पावर x, और 1 इंटीग्रेट होगा तो क्या होगा x और प्लस c। मैंने कर दिया। इसको अगर आपको समझने में दिक्कत है तो एक बार e का पावर x इंटीग्रेट होगा तो e का पावर x, 1 से जब मल्टीप्लाई होकर इंटीग्रेट होगा तो क्या हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन x होता है। अब यहाँ पे दिक्कत है तो आपको इंटीग्रेशन का वीडियो देखना ही पड़ेगा। मैंने शुरू में ही बोला कि अगर आपका इंटीग्रेशन अच्छा नहीं है तो आपको कोई नहीं समझा पाएगा, ब्रह्मा भी यहाँ आके आपको नहीं समझा पाएंगे। इसलिए यहाँ तक हो गया, आप वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू e का पावर x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e का पावर y। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। मैंने बताया था कि dx के साथ x को भेजना है और dy के साथ y को भेजना है। यहाँ पे तो थोड़ा सा उस तरीके का नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सेपरेट ही नहीं है। यहाँ पर x प्लस वाई हो गया, यहाँ e का पावर y हो गया। चलिए थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर नहीं सेपरेट होगा तो हम सिंप्लीफाई करेंगे और बिल्कुल सेपरेट होगा ही होगा। अब e का पावर x, अच्छा आपने पढ़ा है कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है। देखिए तो मैंने मल्टीप्लाई में कर दिया, तो इसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं। चलिए फिर यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर ई का पावर वाई dy बाई डी एक्स बराबर, मैंने यहां से e का पावर y कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा e का पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स। इधर e का पावर y डिवाइड में मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में होगा, और इधर क्या बचेगा आपका e का पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स हो जाएगा। देखिए 1 बाई वाई है तो ऊपर जाएगा तो e का पावर माइनस वाई डी वाई होगा, और ये क्या होगा e का पावर x डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। अभी क्या मिलेगा आपको e का पावर माइनस वाई है तो ये माइनस से वाई होगा। e का पावर x का जो इंटीग्रेशन हो जाता है वही होता है। अभी मल्टीप्लाई कितना से माइनस है, तो माइनस से डिवाइड करिए चाहे माइनस से मल्टीप्लाई करिए, बोथ आर सेम। अभी क्या होगा देखिए भाई, अगर x अपॉन -1 से डिवाइड कर दीजिएगा तो माइनस x होगा, या इससे अच्छा है कि डायरेक्ट आप -x से मल्टीप्लाई ही कर दीजिए। ये आपका e का पावर x, e क्या हो जाएगा आपका x³ बाई 3 प्लस c। ये आ गया आपका रिजल्ट। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हम आपको एक क्वेश्चन और बना के बताते हैं, और उसके बाद आप बनाइएगा NCERT का 9.4 डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे बनेगा। ठीक है, इसको पॉज करके नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई ln y। ln y कहने का मतलब क्या है, log e बेस y। देखिए तो हमने क्या बताया, dy के साथ y होगा और dx के साथ dx, तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन एक्स dy अपॉन y। चलिए इसको रहने देते हैं, और इधर y ln y, ln को आप log समझिएगा इंटू dx। dx इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में था, उधर मैंने भेजा। अब साइन x को dx के साथ और log y को dy के साथ, तो क्या मिलेगा dy अपॉन y log y नहीं ln y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dx अपॉन साइन x। दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन। यहाँ पे ये क्या बनाएगा आपको, ये तो बना देगा आपको cosec x dx। यहाँ पे अगर हम लेट कर लेंगे, लेट t इज इक्वल टू ln y, तो dt अपॉन dy इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन y, और dt इज इक्वल टू क्या होगा dy अपॉन y होगा। अब देखिए तो dy अपॉन y, यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन फिर आ गया। कोई उपाय नहीं है, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है तो कोई उपाय नहीं है। अब देखिए तो dy अपॉन dt, यहाँ पे देख रहे हैं इसके आगे के स्टेप dy अपॉन dt, dy अपॉन y का क्या हो रहा है dt, dy अपॉन y, dy अपॉन y dt, और इसको हमने क्या माना था t अपॉन t कर दिया मैंने, और इधर क्या कर दिया आपका cosec x dx। dx dt अपॉन t क्या होता है log t इज इक्वल टू cosec x का आपने पढ़ा था ना, log cosec x माइनस cot x प्लस c। इसको आप ln भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको समझाया ना, log x इज e बेस x इज इक्वल टू ln x। ये आपका क्या हो जाएगा ln x। अब t आपने किसको माना था, t माना था आपने ln को, तो आप क्या लिखिएगा ln y इज इक्वल टू ln cosec x माइनस cot x प्लस c। अब देखिए ये आपका रिजल्ट आ गया। कभी कभी ये रिजल्ट नहीं होता, हमने आपको पढ़ाया होगा
कॉजेग एक्स dx, इसका दो रिजल्ट होता है, एक लॉग कॉजेग एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और एक और होता है लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस सी। आप इसी को सिंप्लीफाई करिएगा, आपको रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद आप एनसीईआरटी 9.4 बनाइए। फिर हम कल मिलेंगे आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन के नेक्स्ट मेथड में, मेथड ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लोगों से यही कहना है कि अगर आप इतना कर लेने के बाद आप इंटीग्रेशन का वीडियो पूरा का पूरा वीडियो देख जाइए, तभी आपको अच्छे से कल समझ में आएगा। नहीं देखिएगा तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। काइंडली मेरा आप लोगों का सजेशन है, इसको आप लोग फॉलो कीजिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय।